Hello students, Diploma Electronics third year के सब्जेक्ट Advanced Microprocessor and Microcontroller EL302 के फर्स्ट यूनिट 8086 माइक्रोप्रोसेसर के थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 1.2 और 1.3 टॉपिक्स कवर करेंगे। 1.2 है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन सीक्वेंस। इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन किस सीक्वेंस में होता है स्टेप बाय स्टेप, वो देखेंगे। और 1.3 है एड्रेसिंग मोड्स, किस प्रकार से सोर्स ऑपरेंड को एड्रेस किया जाता है वो देखेंगे। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन सीक्वेंस। In 8086 microprocessor, the instructions are executed in 4 steps which are listed as follows. 8086 microprocessor में जो instructions हैं उनको 4 steps में execute किया जाता है, जो इस प्रकार हैं। Fetch the instruction. Fetch का मतलब होता है लाना। जितना जो भी प्रोग्राम होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो मेमोरी में लिखे हुए होते हैं, मेमोरी में सेव्ड होते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए मेमोरी से म्यूपी तक जो लेकर आता है उसे हम फैच बोलते हैं। तो फैच द इंस्ट्रक्शन को माइक्रो प्रोसेसर तक लेकर आना। नेक्स्ट है डिकोड द इंस्ट्रक्शन। डिकोड का मतलब होता है जो भी ऑपकोड है उसको समझना, उसको इंटरप्रेट करना कि उस इंस्ट्रक्शन में वो क्या कार्य करने के लिए कह रहा है। नेक्स्ट है फैच द ऑपरेंड्स। एक बार इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर लिया, समझ लिया कि ऑपकोड क्या करवाना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग ऑपरेंड्स को लेकर आना मेमोरी से। एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। अब ये भी पता चल गया कि क्या करना है, जिस पर कार्य करना है वो डेटा भी ले आए हैं मेमोरी से। तो लास्ट स्टेप बचता है उस इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन। जो भी कार्य करना है उसका वो उस ऑपरेंड पर ऑपरेशन करना। तो अगर हम कहें कि हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें 3 इंस्ट्रक्शंस हैं, तो उन 3 इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन सीक्वेंस किस प्रकार होगा। सबसे पहले फर्स्ट इंस्ट्रक्शन लाया जाएगा फैच, फिर उसे डिकोड किया जाएगा, फिर उसके ऑपरेंड्स फैच किए जाएंगे और फिर उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड इंस्ट्रक्शन को फैच किया जाएगा, डिकोड किया जाएगा, सेकेंड इंस्ट्रक्शन का ऑपरेंड फैच किया जाएगा और फिर उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट होगा थर्ड इंस्ट्रक्शन को फैच करना, डिकोड करना, थर्ड इंस्ट्रक्शन के ऑपरेंड को फैच करना और फिर उसे एग्जीक्यूट करना। तो यदि हमारा कोई भी प्रोग्राम है जिसमें 3 इंस्ट्रक्शंस हैं, तो उसे एग्जीक्यूट करने में हमें 12 क्लॉक साइकिल्स का टाइम लगता है। यदि हम माने कि ये एक साइकिल है, एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन, एक कंप्लीट साइकिल है इस स्टेप को कंप्लीट करने के लिए, तो हमें इन 4 स्टेप्स को 3 बार कंप्लीट करने के लिए 12 साइकिल्स की आवश्यकता पड़ी। For very large number of instructions, this process takes up a lot of time. So to be efficient, pipelining was introduced. तो यदि हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, अभी हमने देखा केवल 3 इंस्ट्रक्शंस अगर हैं तो 12 स्टेप्स लगते हैं। तो अगर हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जो प्रैक्टिकली होता है, तो उस प्रोसेस में बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो इस प्रोसेस को एफिशिएंट बनाने के लिए, इस प्रोसेस को और भी अच्छे कुशल बनाने के लिए कि उसमें कम टाइम लगे, एक प्रोसेस इंट्रोड्यूस की गई जिसे क्या कहा गया, पाइपलाइनिंग। 8086 has two functional units, EU and BIU, which work mutually exclusive to each other. 8086 में दो फंक्शनल यूनिट्स हैं, एग्जीक्यूशन यूनिट और बस इंटरफेस यूनिट, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग काम करती हैं। एक दूसरे के काम पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो अलग अलग कार्य कर सकते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। ऐसा नहीं है कि एक कार्य कर रहा है तो दूसरा कार्य नहीं कर सकता, दोनों अपने अलग अलग कार्य कर सकते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। 1.1 जो टॉपिक था आर्किटेक्चर ऑफ 8086, उसमें हमने देखा था कि एग्जीक्यूशन यूनिट और बस इंटरफेस यूनिट एक ही समय पर एक साथ कार्य कर सकते हैं, और जब हम ऐसा करवाते हैं तो उस प्रोसेस को हम पाइपलाइनिंग कहते हैं। Due to this, the parallel processing of instructions can be implied as, तो अगर हम एग्जीक्यूशन यूनिट और बस इंटरफेस यूनिट को एक साथ कार्य करवा रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल मतलब एक साथ, समानांतर अगर इंस्ट्रक्शंस की प्रोसेसिंग हो रही है, दो इंस्ट्रक्शंस अगर एक साथ प्रोसेस हो रहे हैं
तो उस प्रोसेस को हम किस तरह से देख सकते हैं? Fetch instruction done by BIU, decode instruction done by EU, fetch operands done by BIU और execution done by EU. तो अब उस प्रोसेस को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। हमने देखा कि एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में 4 स्टेप्स लगते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें इंस्ट्रक्शन को फेच करना है, इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर तक लेकर आना है, वो कार्य किसके द्वारा किया गया है? BIU के द्वारा, बस इंटरफेस यूनिट के द्वारा। बस इंटरफेस यूनिट का काम क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर से बाहर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या मेमोरी से जो भी डेटा या एड्रेस का आदान प्रदान होता है वो बस इंटरफेस यूनिट करती है। तो मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर तक इंस्ट्रक्शन लाने का काम कौन करेगा? BIU। इस वक्त EU खाली है। डिकोड इंस्ट्रक्शन डन बाय EU। इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने का काम कौन कर रहा है? एग्जीक्यूशन यूनिट। तो इस वक्त BIU खाली है। फेच ऑपरेंड्स डन बाय BIU। अब इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने के बाद जब ऑपरेंड्स लाने हैं मेमोरी से, तो ये कार्य भी किसके द्वारा किया जाएगा? BIU के द्वारा, बस इंटरफेस यूनिट के द्वारा। और इस समय एग्जीक्यूशन यूनिट खाली है। लास्ट है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन किसके द्वारा किया जाएगा? एग्जीक्यूशन यूनिट के द्वारा। तो इस वक्त BIU खाली है। तो हमने देखा कि जब एक यूनिट कार्य कर रही है तो दूसरी यूनिट खाली है, तो हम क्या कर सकते हैं? इन दो स्टेप्स को ओवरलैप करा सकते हैं दो इंस्ट्रक्शंस के लिए। So, while the instruction completes its first step and goes to the second step that is handled by the EU, the BIU is idle. तो जो भी इंस्ट्रक्शन ने अपना पहला स्टेप कंप्लीट किया और सेकंड स्टेप पे गया, जो किसके द्वारा किया जाना है? EU के द्वारा, तो इस समय BIU क्या है? खाली। And in that time the next instruction is fetched by BIU. तो जब एक इंस्ट्रक्शन सेकेंड स्टेप में चला गया है, उस वक्त BIU खाली है, तो BIU इस वक्त क्या कर सकता है? सेकेंड इंस्ट्रक्शन को लेकर आ सकता है। सेकेंड इंस्ट्रक्शन का फर्स्ट स्टेप हम शुरू कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों एक साथ कार्य कर सकते हैं। By doing so, the parallel processing of instructions is implemented. तो अगर हम ऐसा करते हैं कि दोनों यूनिट से एक साथ कार्य करवा रहे हैं, तो इससे हम क्या कर सकते हैं? इंस्ट्रक्शंस की पैरेलल प्रोसेसिंग करवा सकते हैं। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज पाइपलाइनिंग। और इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? पाइपलाइनिंग। अब पाइपलाइनिंग किस प्रकार होता है, आप नीचे इस टाइमिंग डायग्राम से समझ सकते हैं। ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के स्टेप्स हैं, ये सेकेंड इंस्ट्रक्शन के और ये थर्ड इंस्ट्रक्शन के। अब फर्स्ट साइकिल में जब पहले इंस्ट्रक्शन के ऑपकोड को फेच करा BIU ने, तो सेकेंड स्टेप में ये डिकोड में चला गया। डिकोड का काम कौन कर रहा है? एग्जीक्यूशन यूनिट। इस वक्त BIU खाली है, तो वो क्या करेगा? सेकेंड इंस्ट्रक्शन के ऑपकोड को फेच करने चला जाएगा। तो अब इस वक्त एग्जीक्यूशन यूनिट और बस इंटरफेस यूनिट दोनों एक साथ कार्य कर रहे हैं। अब इसके बाद थर्ड स्टेप में जब डिकोड हो गया, तो बस इंटरफेस यूनिट फेच भी कर रहा है, तो BIU खाली, EU खाली। अब EU तो जो सेकेंड इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड फेच किया था उसको डिकोड करेगा और BIU फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के ऑपकोड को फेच करेगा। साथ ही वो थर्ड इंस्ट्रक्शन के ऑपकोड को भी फेच कर सकता है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के ऑपरेंड को और थर्ड इंस्ट्रक्शन के ऑपकोड को फेच कर सकता है। एक साथ कैसे फेच कर सकता है, हम पहले देख चुके हैं कि BIU में एक क्यू होता है जिसमें वो 6 बाइट्स को एक साथ फेच करता है। तो इस प्रकार फेचिंग जो है वो 6 बाइट्स की एक साथ हो सकती है। तो वो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के ऑपरेंड को और थर्ड इंस्ट्रक्शन के ऑपकोड को फेच करेगा। इस वक्त एग्जीक्यूशन यूनिट सेकेंड इंस्ट्रक्शन के ऑपकोड को डिकोड कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप में जब ये ऑपकोड डिकोड हो गया, तो ये तो किस में चला जाएगा? ऑपरेंड फेचिंग में। यहाँ पे ऑपरेंड फेच हो चुका है, तो अब एग्जीक्यूशन यूनिट इसे एग्जीक्यूट करेगा और सेकेंड BIU सेकेंड इंस्ट्रक्शन के ऑपरेंड को फेच करेगा। इसी प्रकार जब थर्ड इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड BIU ला चुका है, वो अब किस स्टेप में चला जाएगा? डिकोड में। तो इस वक्त इसका डिकोडिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार ये स्टेप्स ओवरलैप हो रहे हैं, एक साथ कार्य कर रहे हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है 3 इंस्ट्रक्शंस की। तो इसे हम पाइपलाइनिंग कहते हैं और इससे माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड बढ़ती है।
So it can be observed that the instructions which were taking 12 time units for execution while being processed in a sequential way are now taking only 6 clock cycles through pipelining. तो अगर हम sequential way में एक sequence में इन instructions को जब execute कर रहे थे, एक एक करके जब इन instructions को हम execute कर रहे थे, तब processing में कितना time लग रहा था? 12 टाइम यूनिट्स लग रही थी, ठीक है। लेकिन हमने अगर इसको पाइपलाइनिंग के थ्रू किया है तो इन 3 इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट होने में कितना समय लगा? 6 टाइम यूनिट्स। तो ये जस्ट इसका हाफ हो गया। तो इससे हम इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस बढ़ते हैं वैसे वैसे अगर हम सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन लेंगे तो टाइम यूनिट ज्यादा लगेंगी और पाइपलाइनिंग के थ्रू हम इन्हें ओवरलैप करा के पैरेलल प्रोसेसिंग करा के टाइम यूनिट्स को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एड्रेसिंग मोड्स। एवरी इंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोग्राम हैज टू ऑपरेट ऑन अ डेटा। प्रोग्राम में जो भी इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं उन्हें किसी न किसी प्रकार के डेटा पर कार्य करना होता है। The different ways in which a source operand is denoted in an instruction are known as addressing modes. तो किसी भी इंस्ट्रक्शन में जो सोर्स ऑपरेंड होता है, सोर्स का मतलब जहां से डेटा आना है, जिस पर कार्य होना है, तो किसी भी इंस्ट्रक्शन में जो सोर्स ऑपरेंड होता है वो ऑपरेंड जिस पर कार्य होना है उसको डिनोट करने के, उसको दर्शाने के विभिन्न तरीके हो सकते हैं। उन विभिन्न तरीकों को हम क्या कहते हैं? एड्रेसिंग मोड्स। There are 12 addressing modes in 8086. 8086 में 12 addressing modes हैं। 8085 में हमने 5 addressing mode पढ़े थे। इस प्रकार 8086 में 12 addressing modes हैं। ये एक उनकी लिस्ट है जिसे हम देख सकते हैं। रजिस्टर एड्रेसिंग, इमीडिएट एड्रेसिंग, डायरेक्ट एड्रेसिंग, रजिस्टर इनडायरेक्ट, बेस्ड इंडेक्स, स्ट्रिंग, डायरेक्ट आईओ पोर्ट, इनडायरेक्ट आईओ पोर्ट, रिलेटिव एंड इम्प्लाइड। इन्हें हम डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट है register addressing. The instruction will specify the name of the register which holds the data to be operated by the instruction. जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं माइक्रोप्रोसेसर को, उस इंस्ट्रक्शन में जो भी डेटा, जिस भी डेटा पर उस इंस्ट्रक्शन को ऑपरेट करना होता है वो डेटा एक रजिस्टर के द्वारा दर्शाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मूव CL, DH। यहाँ पर क्या करना है? DH से डेटा CL में कॉपी करना है। तो जो डेटा ऑपरेट करना है वो किस में है? DH में। तो वो किसके द्वारा दर्शाया गया है? रजिस्टर के द्वारा। तो डेटा अगर किसी रजिस्टर में स्टोर करके फिर इंस्ट्रक्शन में दिखाया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? रजिस्टर एड्रेसिंग। मतलब डेटा की जो एड्रेसिंग की गई है, डेटा को जब दर्शाया गया है इंस्ट्रक्शन में तो वो किसके द्वारा दर्शाया गया है? रजिस्टर के द्वारा। इसीलिए उसे रजिस्टर एड्रेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट है इमीडिएट एड्रेसिंग। In immediate addressing mode, an 8-bit or 16-bit data is specified as part of the instruction. Immediate का मतलब होता है तत्काल, ठीक है। तो तत्काल का मतलब क्या है? इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली ही हम वो डेटा स्पेसिफाई कर देते हैं। डेटा कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है माइक्रो प्रोसेसर को कि मेमोरी से लाना है या रजिस्टर से लाना है, डेटा उसी इंस्ट्रक्शन में लिख दिया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं हम? इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो 8 या 16 बिट का डेटा जिस पर भी माइक्रो प्रोसेसर को कार्य करना है वो डेटा उसी इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली दे दिया जाता है, उसे हम इमीडिएट एड्रेसिंग मोड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मूव DL, 08। मूव क्या करता है? कॉपी करता है। किसमें कॉपी करेगा? DL में। और क्या कॉपी करेगा? 8। तो जो डेटा जिस पर कार्य करना है, जो सोर्स ऑपरेंड है, वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में दे दिया गया है। The 8-bit data given in the instruction is moved to DL. तो ये जो 8 है ये किस में मूव कर दिया जाएगा? DL में। इसी तरह से अगर हम 16 बिट के लिए एग्जाम्पल लें तो मूव AX, 0A9AF। 0A9AF ये एक 16 बिट का डेटा है, ये किस में कॉपी कर दिया जाएगा? AX में। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो आपका सोर्स होता है और जो डेस्टिनेशन होता है उनका साइज सेम होना जरूरी है। यहाँ पे 8 बिट का डेटा था तो हम AL, BL, CL, DL
CH, DH, AH, BH कुछ भी यूज कर सकते हैं, जो भी 8 बिट के रजिस्टर्स हैं। यहाँ पे क्योंकि ये 16 बिट का है, तो 16 बिट के डेटा के लिए 16 बिट के रजिस्टर्स ही काम आएंगे, यानी AX, BX, CX और DX। The 16-bit data 0A9F given in the instruction is moved to AX register। जो 16 बिट का डेटा है 0A9AF, वो 16 बिट के रजिस्टर AX में कॉपी कर दिया जाता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट एड्रेसिंग। डायरेक्ट, जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, डायरेक्ट एड्रेसिंग में जो भी इंस्ट्रक्शन होता है उसमें डायरेक्टली एड्रेस दे दिया जाता है डेटा का। जिस मेमोरी एड्रेस से डेटा लाना है वो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में दे दिया जाता है। Here the effective address, offset address of the memory location at which the data operand is stored is given in the instruction। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान रखने की है कि हम कौन सा एड्रेस दे रहे हैं। तो हम कौन सा एड्रेस दे रहे हैं, इफेक्टिव एड्रेस या ऑफसेट एड्रेस। 8086 में, जैसे पहले के वीडियो में मैंने बताया था आपको कि 8086 में जो मेमोरी है उसको सेगमेंटेड बनाई हुई है। मेमोरी का सेगमेंटेशन किया हुआ है, 4 सेगमेंट्स में डिवाइड की हुई है। उन सेगमेंट्स का जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है वो सेगमेंट रजिस्टर्स CS, DS, ES या SS में लिखा हुआ होता है, और उन सेगमेंट्स के कौन से रजिस्टर में डेटा लिखना है तो उस रजिस्टर की दूरी स्टार्टिंग एड्रेस से किसके थ्रू बताते हैं हम, ऑफसेट एड्रेस से। उसे इफेक्टिव एड्रेस भी कहा जाता है। तो 8086 में हम जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम सेगमेंट एड्रेस बार बार नहीं बताते, वो प्रोग्राम के स्टार्टिंग में एक बार इनिशियलाइज कर दिया जाता है कि ये सेगमेंट्स यहाँ से शुरू हो रहे हैं। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर अपने आप बाय डिफॉल्ट उन लोकेशंस को ले लेता है। उसके बाद उसे सिर्फ क्या बताना होता है कि इस सेगमेंट में स्टार्टिंग से इतना दूर आपको उस रजिस्टर पे लिखना है या उस रजिस्टर से पढ़ना है। तो हमें सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस से दूरी बतानी होती है उस रजिस्टर की जिससे हम लिखना या पढ़ना चाहते हैं, और उस दूरी को हम क्या कहते हैं, ऑफसेट एड्रेस या फिर इफेक्टिव एड्रेस। तो अभी एड्रेसिंग में हम इंस्ट्रक्शंस में जहां भी देखेंगे हर जगह इफेक्टिव एड्रेस ही लिखा जाएगा। तो जब हम इफेक्टिव एड्रेस डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में दे देते हैं तो वो डायरेक्ट एड्रेसिंग कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मूव BX, 1354। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करने की है, वो है ये स्क्वायर ब्रैकेट्स। 1354 एक 16 बिट का नंबर है। अब ये नंबर डेटा है या एड्रेस है, ये म्यूपी को कैसे पता चलता है, इन ब्रैकेट से। अगर हम इन ब्रैकेट्स को नहीं लगाते हैं और सिंपल लिखते हैं मूव BX, 1354, तो उस वक्त 1354 एक 16 बिट का डेटा है और म्यूपी क्या करेगा, BX में 1354 को कॉपी कर देगा। लेकिन अभी हमने क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट लगा रखे हैं तो अब म्यूपी इसको कैसे देखेगा, एड्रेस की तरह। तो अब वो कॉपी करने से पहले क्या करेगा, 1354 इफेक्टिव एड्रेस है डेटा सेगमेंट का, तो 1354 को पहले डेटा सेगमेंट के स्टार्टिंग एड्रेस, जो भी डेटा सेगमेंट रजिस्टर में बेस एड्रेस लिखा है उसमें ऐड करेगा, उसका फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करेगा, और जो फिजिकल एड्रेस आ जाएगा वहां से डेटा वो कॉपी करेगा BX में। इसी तरह से है मूव BL, 0400, तो ये भी इफेक्टिव एड्रेस है क्योंकि ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। 0400 को पहले सेगमेंट रजिस्टर के स्टार्टिंग एड्रेस बेस एड्रेस से ऐड करेगा, फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करेगा और वहां से डेटा कॉपी होगा BL में। अब एक चीज और देखिए, ये 16 बिट का रजिस्टर है और ये 8 बिट का रजिस्टर है। किसी भी मेमोरी एड्रेस पर केवल 8 बिट लिख के होते हैं। तो जब हम ये इंस्ट्रक्शन देते हैं मूव BL, 0400, तो इस एड्रेस से डेटा कॉपी हो जाता है BL में, क्योंकि ये भी 8 बिट का है और ये भी 8 बिट का है। लेकिन जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं मूव BX, 1354, तो इस लोकेशन पे केवल 8 बिट होंगे, जबकि ये जो रजिस्टर है ये 16 बिट का है। तो हमेशा माइक्रो प्रोसेसर सोर्स और डेस्टिनेशन सेम एड्रेस के ही लेता है। तो यदि हम रजिस्टर उसको 16 बिट का दे रहे हैं तो वो डेटा भी 16 बिट का ही कॉपी करेगा। तो वो कैसे कॉपी करेगा, 1354 जो है उसका डेटा जाएगा BL में, लोअर रजिस्टर में,
+1 करके यानी 1355 एड्रेस से दूसरा 8 बिट लेके वो किस में कॉपी करेगा, BH में यानी हायर रजिस्टर में। तो म्यूपी इस चीज को बाय डिफॉल्ट हमेशा फॉलो करता है, लोअर एड्रेस से डेटा लोअर रजिस्टर में जाता है और हायर एड्रेस से डेटा हायर रजिस्टर में जाता है। तो 1354 लो एड्रेस है, BL में जाएगा, +1 करेंगे 1355 नेक्स्ट एड्रेस, तो उसका डेटा BH में जाएगा हायर रजिस्टर में। The square brackets around the 1354 denotes the contents of the memory location. Square brackets क्या बताते हैं कि ये memory location है. When executed, this instruction will copy the contents of the memory location into BX register. तो जैसे ही execute होगा वैसे ही इस location के जो भी contents हैं वो BX में copy कर दिए जाएंगे. This addressing mode is called direct because the displacement of the operand from the segment base is specified directly in the instruction. इस addressing mode को direct addressing mode इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे segment base से जो भी दूरी है operand की, जो displacement है operand का, वो instruction में directly specify किया गया है. Next है register indirect addressing. रजिस्टर इंडायरेक्ट, जैसे हमने रजिस्टर एड्रेसिंग पढ़ी थी तो रजिस्टर में क्या था, डेटा. अब हम कह रहे हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट. इसका मतलब क्या है, रजिस्टर में होगा एड्रेस और उस एड्रेस से लाना होगा डेटा. नाउ नेम ऑफ द रजिस्टर व्हिच होल्ड्स द इफेक्टिव एड्रेस विल बी स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन. तो इंस्ट्रक्शन में क्या दिया रहेगा, उस रजिस्टर का नाम जिसमें इफेक्टिव एड्रेस है. तो अब रजिस्टर में डेटा नहीं है, रजिस्टर में क्या है, उस डेटा का इफेक्टिव एड्रेस. तो ये इनडायरेक्ट हो गया कि पहले रजिस्टर से एड्रेस पढ़ना है और फिर उस एड्रेस से डेटा पढ़ना है. रजिस्टर्स यूज्ड टू होल्ड इफेक्टिव एड्रेस आर एनी ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्स BX, BP, DI एंड SI. तो इस प्रकार की एड्रेसिंग के लिए कौन कौन से रजिस्टर्स यूज किए जाते हैं इफेक्टिव एड्रेस सेव करने के लिए, BX, BP, DI and SI. Content of the DS register is used for base address calculation. और base address के calculation के लिए हम कौन सा segment use करते हैं, DS, data segment. तो इस प्रकार की addressing में हमेशा microprocessor by default किस segment के base को लेगा, data segment के base को लेगा और उसमें क्या add कर देगा, BX, BP, DI या SI का address. एग्जाम्पल देखते हैं, मूव CX, BX. देखिए यहाँ पर भी वही, क्योंकि इसमें एड्रेस है इसलिए यहाँ पे क्या लगा रखा है, ब्रैकेट. अगर ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो ये डायरेक्ट एड्रेसिंग में जाएगा और BX में जो भी लिखा हुआ है वो CX में कॉपी कर देगा. लेकिन हमने क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया है तो अब BX में जो भी लिखा हुआ है उसे वो एड्रेस मानेगा और फिर उस एड्रेस से डेटा कॉपी करेगा CX में. इफेक्टिव एड्रेस BX में जो दिया हुआ है वो कंटेंट है. बेस एड्रेस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, डेटा सेगमेंट को 10 से मल्टीप्लाई करके. ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो मेमोरी एड्रेसेस होते हैं वो 20 बिट के होते हैं, लेकिन सेगमेंट रजिस्टर कितने बिट के होते हैं, 16 बिट के. तो जो लास्ट का 0 होता है ये कंडीशन होती है 8086 में कि कोई भी सेगमेंट हम जिस एड्रेस से स्टार्ट कर रहे हैं उसका लास्ट डिजिट, हेक्साडेसिमल डिजिट क्या होना चाहिए, 0, ताकि हम उसे हटा सकें और 16 बिट को हम सेगमेंट रजिस्टर में कॉपी कर सकें. तो अब वापस उसे 20 बिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो भी सेगमेंट रजिस्टर में हमने 16 बिट सेव किए थे उनको हम फिर से 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि लास्ट वाला 0 आ जाए. 16 क्या बता रहा है यहाँ पर, बेस, क्योंकि हम हेक्साडेसिमल की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 10 किसका होगा, हेक्साडेसिमल का. इस प्रकार वो 20 बिट में कन्वर्ट हो जाता है. और एक्चुअल मेमोरी एड्रेस या फिजिकल एड्रेस कैसे निकलेगा, बेस एड्रेस प्लस इफेक्टिव एड्रेस. तो जो भी सेगमेंट का एड्रेस है वो प्लस जो इफेक्टिव एड्रेस इंस्ट्रक्शन में दिया है वो ऑफसेट एड्रेस, दोनों को ऐड करेंगे तो फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा. अब इस फिजिकल एड्रेस पे जो कंटेंट है वो किस में कॉपी होगा, CX में. अब वही चीज है कि CX कितने बिट का होता है, 16 बिट का, और एक एड्रेस पर 8 बिट का डेटा होता है. तो इस एड्रेस से तो डेटा जाएगा CL में, C लोअर रजिस्टर में, और नेक्स्ट एड्रेस यानी MA+1 से डेटा जाएगा CH में यानी हायर रजिस्टर में. नेक्स्ट है बेस्ड एड्रेसिंग. BX और BP is used to hold the base value for effective address. बेस्ड एड्रेसिंग के लिए इफेक्टिव एड्रेस सेव करने के लिए जो रजिस्टर्स हम यूज करते हैं वो होते हैं BX और BP. ये बाय डिफॉल्ट फिक्स है.
कि यदि हम बेस्ड एड्रेसिंग यूज कर रहे हैं तो हम इफेक्टिव एड्रेस के लिए कौन से रजिस्टर्स लेंगे, BX या BP, एंड असाइंड 8 बिट और अनसाइंड 16 बिट डिस्प्लेसमेंट। और इसके साथ एक डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं हम, वो होता है आपका 8 बिट ले रहे हैं तो वो साइंड होगा, और अगर 16 बिट ले रहे हैं तो वो अनसाइंड होगा। साइंड या अनसाइंड का मतलब क्या है, साइंड जिसमें हम साइन बिट को कंसिडर करते हैं और अनसाइंड जिसमें हम साइन बिट को कंसिडर नहीं करते। ये पूरा मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू होती है। In case of 8-bit displacement, it is sign extended to 16-bit before adding to the base value. यदि हम 8 बिट का डिस्प्लेसमेंट यूज कर रहे हैं तो पहले उसको साइन एक्सटेंड करके 16 बिट में कन्वर्ट किया जाता है बेस वैल्यू में जोड़ने से पहले। 8 बिट के डिस्प्लेसमेंट को 16 बिट में क्यों कन्वर्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें उसको किस में ऐड करना है, बेस वैल्यू में। बेस वैल्यू किस में लिखी हुई है, BX और BP में। BX और BP क्योंकि 16 बिट के रजिस्टर हैं, तो वही चीज है, डेस्टिनेशन और सोर्स दोनों सेम साइज के होने चाहिए। इनमें कुछ भी ऐड करेंगे हम तो वो भी 16 बिट का ही होना चाहिए। तो 8 बिट का डिस्प्लेसमेंट अगर इनमें ऐड करना है तो उससे पहले 16 बिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और 16 बिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, साइन एक्सटेंड करके। साइन एक्सटेंशन क्या होता है, जो भी 8 बिट हम यहाँ पर देते हैं डिस्प्लेसमेंट में, उसका जो साइन बिट होता है यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 7th बिट, उसमें यदि 1 है तो आगे के 8 बिट में, हायर 8 बिट में भी 1 भर दिया जाता है। उसमें अगर 0 है, पॉजिटिव है, तो आगे के 8 बिट यानी हायर 8 बिट में भी 0 भर दिया जाता है। तो इस प्रकार से उसको 8 बिट से 16 बिट में कन्वर्ट कर देते हैं। When BX holds the base value of EA, 20-bit physical address is calculated from BX and DS. यदि बेस वैल्यू BX में होती है, मतलब इफेक्टिव एड्रेस अगर BX में होता है, तो फिजिकल एड्रेस किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, BX और डेटा सेगमेंट रजिस्टर के द्वारा। When BP holds the base value of EA, BP and SS is used. और यदि बेस पॉइंटर को यूज किया जाता है इफेक्टिव एड्रेस के लिए, तो किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है 20 बिट का फिजिकल एड्रेस, बेस पॉइंटर और स्टैक सेगमेंट द्वारा। ठीक है, तो यानी बेस एड्रेसिंग हम डेटा सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। अगर हम डेटा सेगमेंट के लिए यूज करते हैं तो हम BX को यूज करते हैं, अगर हम स्टैक सेगमेंट को के लिए यूज कर रहे हैं तो हम इफेक्टिव एड्रेस डालेंगे BP में। तो वो फिक्स है कि BX डेटा सेगमेंट के इफेक्टिव एड्रेस के लिए यूज आएगा और बेस पॉइंटर स्टैक सेगमेंट के इफेक्टिव एड्रेस के लिए यूज आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मूव AX, BX plus 08। तो AX में डेटा कॉपी करना है आपको इस एड्रेस से। ये इफेक्टिव एड्रेस है, किस में दिया हुआ है, BX में, और साथ में दिया हुआ है एक डिस्प्लेसमेंट। ये 8 बिट का डिस्प्लेसमेंट है 08। 08 का मतलब क्या है कि जो भी एड्रेस यहाँ पे BX में दिया हुआ है उससे 8 बिट और आगे जाना है, 8 रजिस्टर और आगे जाना है, और उस रजिस्टर से डेटा कॉपी करना है AX में। ये दूरी बताता है डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्योंकि 8 बिट का है और ये 16 बिट का है, तो एडिशन करने से पहले क्या करना होगा, इसका साइन एक्सटेंशन, और 8 बिट को किस में कन्वर्ट करना होगा, 16 बिट में। साइन एक्सटेंड कैसे करते हैं हम, जो भी इसका साइन बिट होता है, 08 को अगर आप बाइनरी में खोलेंगे तो क्या आएगा, 4 टाइम्स 0 1000। तो जो 7th बिट है वो क्या हुआ, 0, यानी एक पॉजिटिव नंबर है। तो आगे के 8 बिट्स में, हायर 8 बिट्स में भी क्या भर देंगे हम, 0। जो साइन बिट होता है वही आगे एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो हायर बिट्स में भी 0 आ गए, तो फाइनली ये 16 बिट में क्या आया, 0008। अब एक्चुअल इफेक्टिव एड्रेस कैसे निकलेगा, BX plus 8। तो BX plus 0008 किया। बेस एड्रेस कैसे निकलेगा, BX क्योंकि डेटा सेगमेंट के लिए यूज होता है तो बेस एड्रेस डेटा सेगमेंट रजिस्टर से कैलकुलेट होगा, तो DS into 10, ताकि 16 बिट को 20 बिट में कन्वर्ट किया जा सके। देन एक्चुअल मेमोरी एड्रेसेस, बेस एड्रेस प्लस इफेक्टिव एड्रेस दोनों को ऐड किया। अब जो भी मेमोरी एड्रेस की वैल्यू आएगी हमारी, वहां से डेटा किस में ट्रांसफर हो जाएगा, AX में। तो जो लोअर बाइट है वो MA से जाएगा AL में, और +1 करके यानी नेक्स्ट एड्रेस से हायर बाइट आएगा AH में। नेक्स्ट है इंडेक्स्ड एड्रेसिंग। SI और DI रजिस्टर इज यूज्ड टू होल्ड एन इंडेक्स वैल्यू फॉर मेमोरी डेटा। जो भी आपका SI या DI रजिस्टर है
उसको यूज करते हैं हम इंडेक्स एड्रेसिंग में। तो जो इफेक्टिव एड्रेस होता है, ऑफसेट एड्रेस होता है, वो किस में लिखा हुआ होता है आपका एसआई या डीआई में, सोर्स इंडेक्स या डेस्टिनेशन इंडेक्स में। साथ ही में क्या देते हैं, एंड असाइंड 8 बिट और अनसाइंड 16 बिट डिस्प्लेसमेंट, साथ ही में साइंड 8 बिट और अनसाइंड 16 बिट डिस्प्लेसमेंट भी दिया जाता है। Displacement is added to the index value in SI or DI register to obtain the EA. तो actual effective address किससे निकाला जाता है, जो भी displacement दिया हुआ है उसको SI या DI में add करके। In case of 8-bit displacement, it is sign extended to 16-bit before adding to the base value. Same वही चीज है कि यदि displacement 8 bit का दिया हुआ है तो उसे ऐड करने से पहले साइन एक्सटेंड किया जाएगा 16 बिट तक, ताकि दोनों के बिट्स सेम हो सके, दोनों का साइज सेम हो सके। फॉर एग्जाम्पल मूव सी एक्स कॉमा एस आई प्लस ए टू, यहाँ पे सी एक्स में डेटा कॉपी करना है किस एड्रेस से, एस आई प्लस ए टू से। आप देखिएगा यहाँ पे सब में हम एड्रेसेस की बात कर रहे हैं, इसलिए सब में ब्रैकेट्स आ रहे हैं। अब ए टू क्योंकि 8 बिट का है तो उसे साइन एक्सटेंड करेंगे हम 16 बिट का बनाने के लिए। ए क्या होता है 1010, तो जो साइन बिट है वो क्या आया इसका 1। जो लास्ट बिट होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, 7th बिट, वो साइन बिट होता है। तो 1010 में साइन बिट क्या आया 1, तो यहाँ पे इसके आगे हायर 8 बिट्स में क्या भर देंगे 1। अब अगर 8 टाइम्स 1 भरते हैं आप और उनको फिर हेक्स में चेंज करें तो 4 के ग्रुप में क्या आएगा एफ और एफ, तो A2 क्या बन जाएगा आपका FFA2। नाउ इफेक्टिव एड्रेस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, SI प्लस FFA2, A2 को साइन एक्सटेंड किया हमने, उसको ऐड किया सोर्स इंडेक्स में, यहाँ से हमें एक्चुअल इफेक्टिव एड्रेस मिला। बेस एड्रेस कैलकुलेट होगा डेटा सेगमेंट इंटू 10 करके, 16 बिट से 20 बिट में कन्वर्ट करेंगे, लास्ट वाला 0 ऐड करेंगे। नाउ मेमोरी एड्रेस इज बेस एड्रेस प्लस इफेक्टिव एड्रेस, इन दोनों को ऐड करके एक्चुअल फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा। अब जो मेमोरी एड्रेस हमने कैलकुलेट किया है वहां पर जो भी डेटा है वो किस में कॉपी होगा, CX में। अब क्योंकि 8 बिट का होता है इसलिए लोअर बाइट किस में जाएंगे, CL में, और एड्रेस को 1 बिट से बढ़ाकर यानी नेक्स्ट एड्रेस MA+1 से डेटा जाएगा CH हायर रजिस्टर में। नेक्स्ट इज बेस्ड इंडेक्स्ड एड्रेसिंग। बेस्ड इंडेक्स एड्रेसिंग जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है, अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन है बेस रजिस्टर और इंडेक्स रजिस्टर का, तो दोनों ऐड होंगे इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए। तो in based index addressing, the effective address is computed from the sum of a base register BX or BP and index register SI or DI and a displacement. तो बेस इंडेक्स एड्रेसिंग के लिए इफेक्टिव एड्रेस किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, बेस रजिस्टर BX और BP प्लस इंडेक्स रजिस्टर SI या DI प्लस एक डिस्प्लेसमेंट। तो 3 वैल्यूज को ऐड करके हम यहाँ पर इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल मूव DX, BX प्लस SI प्लस 0A, तो BX आपका बेस रजिस्टर हो गया, SI इज इंडेक्स रजिस्टर सोर्स इंडेक्स एंड 0A इज डिस्प्लेसमेंट। अब सबसे पहला काम है 0A 8 बिट को 16 बिट में एक्सटेंड करना। यहाँ पे क्योंकि 0 है, 7th बिट 0 है, तो आगे क्या भरा जाएगा 0, साइन एक्सटेंड करेंगे तो साइन बिट को आगे भर देंगे हम 00, तो ये 16 बिट हो गया। अब टोटल एक्चुअल इफेक्टिव एड्रेस कैसे निकलेगा आपका, BX प्लस SI प्लस साइन एक्सटेंडेड 000A, तीनों को ऐड करेंगे तब इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा। बेस एड्रेस कैलकुलेट होगा DS इंटू 10 से, और मेमोरी एड्रेस कैलकुलेट होगा बेस एड्रेस प्लस इफेक्टिव एड्रेस से। जो एक्चुअल मेमोरी एड्रेस है वहां से वैल्यू जाएगी DL में, और नेक्स्ट एड्रेस MA+1 से वैल्यू जाएगी DH में। नेक्स्ट है स्ट्रिंग एड्रेसिंग। Employed in string operations to operate on string data. String addressing हम किस में यूज करते हैं, string operations में, string data पे ऑपरेट करने के लिए। string क्या होती है, string अगर सिंपल भाषा में हम देखें तो लड़ी या कड़ी या एक साथ अगर कोई डेटा लिखा हुआ है तो उसे हम क्या कहते हैं, string। तो माइक्रो प्रोसेसर 8086 में एक और ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, एक साथ अगर किसी डेटा पर प्रोसेसिंग करनी है तो हमें वो इंस्ट्रक्शन बार बार देने की जरूरत नहीं पड़ती,
हम स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस के द्वारा उन डेटा पर एक साथ प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो उन ऑपरेंड्स को किस तरह से एड्रेस किया जाता है वो हम स्ट्रिंग एड्रेसिंग में देखते हैं। The effective address of source data is stored in SI register and the effective address of destination is stored in DI register. अब जब हम स्ट्रिंग ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं जहां पे एक साथ हमें डेटा प्रोसेस करना है, तो वो उस डेटा उन इंस्ट्रक्शंस में जो सोर्स डेटा होता है यानी जिन डेटा पे हमें ऑपरेशन करना है उसके इफेक्टिव एड्रेस को स्टोर करने के लिए SI यूज किया जाता है। सोर्स इंडेक्स नाम ही इसका एक्चुअली में स्ट्रिंग एड्रेसिंग के लिए ही ये डाला गया है SI। और इस डेटा पे ऑपरेट करने के बाद इनको जहां पर सेव करना है यानी डेस्टिनेशन, उन डेस्टिनेशन एड्रेसेस का इफेक्टिव एड्रेस हम किसके थ्रू बताते हैं? DI के द्वारा, डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर के द्वारा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग एड्रेसिंग में दो रजिस्टर्स काम आते हैं आपके, SI और DI। SI सोर्स बताता है कि स्ट्रिंग कहाँ से लेनी है और DI डेस्टिनेशन बताता है कि स्ट्रिंग कहाँ पर सेव करनी है। Segment register for calculating base address of source data is DS and that of the destination data is ES। जिस प्रकार से सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए इफेक्टिव एड्रेस रखने के लिए रजिस्टर अलग अलग है, उसी प्रकार स्ट्रिंग एड्रेसिंग में बेस एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए जो सोर्स का डेटा होता है वो कहाँ से लिया जाता है? डेटा सेगमेंट से। और ये स्ट्रिंग सेव वापस कहाँ पे की जाती है ऑपरेशन होने के बाद? एक्स्ट्रा सेगमेंट में। तो सोर्स डेटा के लिए जो सेगमेंट लेंगे हम वो डेटा सेगमेंट होगा, जो स्ट्रिंग ली जाएगी वो कहाँ पर सेव होगी? DS में, और ऑपरेशन होने के बाद उसको सेव किया जाएगा ES में। तो बेस एड्रेस सोर्स का DS से कैलकुलेट किया जाता है और डेस्टिनेशन का ES से, यानी SI किसका इफेक्टिव एड्रेस है? DS का, और DI किसका इफेक्टिव एड्रेस है? ES का। SI DS में ऐड होगा और DI ES में ऐड होगा। एग्जाम्पल इज मूव एस बाइट। मूव एस एक इंस्ट्रक्शन होता है मूव स्ट्रिंग। जिस तरह से हम मूव इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह डेटा को कॉपी करने के लिए, उस प्रकार MOVS स्ट्रिंग को कॉपी करता है एक जगह से दूसरी जगह। हमें MUP को सिर्फ बाइट बताना पड़ता है कि कितने बाइट्स मूव करने, उतने बाइट्स ही अपने आप मूव कर देता है काउंट करके। स्टार्टिंग एड्रेस हम ऑलरेडी पहले उसको SI में बता चुके होते हैं, कहाँ पे मूव करना है ये वो DI से देखता है, जो भी वैल्यू SI में होगी वहां से वो स्ट्रिंग उठा लेगा, ये उसका सोर्स बनेगा, और कॉपी कहाँ पे करेगा? DI में। सेगमेंट्स SI के लिए कौन सा लेगा? डेटा सेगमेंट, और DI के लिए कौन सा लेगा? एक्स्ट्रा सेगमेंट। यानी जिस डेटा को उसे कॉपी करना है वो डेटा सेगमेंट से रीड करता है, और उस डेटा सेगमेंट में ऑफसेट एड्रेस वो कहाँ से लेता है? SI से। इसी प्रकार उस डेटा को वो कॉपी कहाँ पे करता है? एक्स्ट्रा सेगमेंट में, और एक्स्ट्रा सेगमेंट का ऑफसेट वो कहाँ से लेता है? DI से। तो इफेक्टिव एड्रेस सोर्स मेमोरी लोकेशन का SI में है, बेस एड्रेस कैलकुलेट होगा डेटा सेगमेंट को 10 से मल्टीप्लाई करके, और मेमोरी एड्रेस कैलकुलेट होगा BA प्लस EA से, बेस एड्रेस प्लस इफेक्टिव एड्रेस से। इसी प्रकार डेस्टिनेशन का मेमोरी लोकेशन इफेक्टिव एड्रेस एक्स्ट्रा सेगमेंट का E स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा सेगमेंट, वो कहां से लिया जाएगा? डेस्टिनेशन इंडेक्स से। बेस एड्रेस कैलकुलेट किया जाएगा एक्स्ट्रा सेगमेंट इंटू 10, और मेमोरी एड्रेस होगा बेस एड्रेस प्लस इफेक्टिव एड्रेस। अब एक एक करके वो मेमोरी एड्रेस जो डेटा सेगमेंट का कैलकुलेट किया है हमने, उससे डेटा सेव करेगा एक्स्ट्रा सेगमेंट के मेमोरी एड्रेस में। कितने करेगा वो हम यहाँ पे बता देते हैं, बाइट। अगर हमने 10 लिखा है तो वो यहाँ से शुरू करते हुए 10 बाइट्स को कॉपी करता जाएगा, और जैसे ही 10 बाइट्स होंगे वो अपने आप रुक जाएगा। अब इसमें एक और चीज है, if df equal to 1 then si equal to si minus 1 and di equal to di minus 1। if df equal to 0 then si equal to si plus 1 and di equal to di plus 1। df क्या होता है? डायरेक्शन फ्लैग। हमने जब फ्लैग रजिस्टर्स पढ़े थे तब हमने देखा था कि वो स्ट्रिंग एड्रेसिंग में यूज आते हैं। डायरेक्शन फ्लैग जब 1 होता है यानी सेट होता है, तब MUP एड्रेसेस को ऑटो डिक्रीमेंट मोड में लेता है, यानी जो भी हम उसे स्टार्टिंग एड्रेस देंगे SI और DI का, वो उनसे एक एक घटाकर लोकेशंस लेता जाएगा।
यानी फर्स्ट टाइम वो कहाँ से डेटा लेगा, SI से, फिर DI पे कॉपी करेगा। सेकेंड डेटा वो कहाँ से लेगा, SI-1 से और कॉपी करेगा DI-1 पे। थर्ड डेटा लेगा वो SI-2 से और कॉपी करेगा DI-2 पे। इस तरह से वो एड्रेसेस घटते हुए क्रम में लेगा यदि DF की वैल्यू 1 है। यदि डायरेक्शन फ्लैग रीसेट है, 0 है DF की वैल्यू, तो वो ऑटो इंक्रीमेंट मोड में काम करता है। यानी जो हम उसको इनिशियल एड्रेस देते हैं SI और DI का, वो उनको बढ़ाते जाता है और कॉपी करता जाता है। तो फर्स्ट डेटा वो SI से लेगा, DI पे कॉपी करेगा। सेकेंड डेटा वो लेगा SI+1 से, DI+1 पे कॉपी करेगा। थर्ड डेटा लेगा वो SI+2 से, DI+2 पे कॉपी करेगा। नेक्स्ट लेगा वो SI+3 से, DI+3 पे कॉपी करेगा एंड सो ऑन। तो इस तरह से डायरेक्शन फ्लैग की जो भी वैल्यू होगी उस पर डिपेंड करेगा कि जो एड्रेसेस हैं वो घटते हुए क्रम में लेता है या फिर बढ़ते हुए क्रम में। तो ये हम खुद सेट करते हैं प्रोग्रामिंग में। नेक्स्ट है डायरेक्ट आईओ पोर्ट एड्रेसिंग, डायरेक्ट इनपुट आउटपुट पोर्ट एड्रेसिंग। ये एड्रेसिंग इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के लिए यूज में होती है। दिस एड्रेसिंग मोड इज यूज्ड टू एक्सेस डेटा फ्रॉम द स्टैंडर्ड आईओ मैप्ड डिवाइसेस और पोर्ट्स। इस प्रकार की जो एड्रेसिंग होती है उसको हम स्टैंडर्ड पेरिफेरल मैप्ड या आईओ मैप डिवाइसेस या पोर्ट से डेटा को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। अब आईओ मैपिंग, पेरिफेरल मैपिंग क्या होती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं 8085 में भी, क्यों कि जो आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है उनको दो तरह से माइक्रो प्रोसेसर पहचान सकता है। या तो सिंपल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तरह, तो तब उसका एड्रेस 8 बिट का होता है। यदि वो उनको मेमोरी रजिस्टर की तरह डील करना चाहता है तब उसका एड्रेस आपका 16 बिट का या 20 बिट का होता है। ठीक है, तो अगर हम सिंपल इनपुट आउटपुट मैपिंग यूज कर रहे हैं जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ही मान रहा है माइक्रो प्रोसेसर, तब इस प्रकार की एड्रेसिंग यूज होती है। In this mode, an 8-bit port address is directly specified in the instruction. इस मोड में 8 बिट का जो पोर्ट एड्रेस होता है वो इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली दिया गया होता है, इसीलिए इसे डायरेक्ट आईओ पोर्ट एड्रेसिंग कह रहे हैं हम। फॉर एग्जाम्पल इन AL,09, देखिए यहाँ पे एड्रेस है इसलिए ब्रैकेट्स लगा रखे हैं। इन इंस्ट्रक्शन किस लिए होता है, इनपुट डिवाइस से डेटा रीड करने के लिए। तो जो भी हमने पोर्ट एड्रेस दिया है वहां से डेटा आपका किस में आ जाएगा, AL रजिस्टर में। इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस के साथ हमेशा एक्यूमुलेटर ही यूज होता है, क्योंकि AL यूज कर रहे हैं तो 8 बिट का डेटा आएगा, यदि AX यूज करते हैं तो 16 बिट का डेटा आता। तो इस प्रकार से पोर्ट एड्रेस से AL पे डेटा कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट आईओ पोर्ट एड्रेसिंग। इनडायरेक्ट आईओ पोर्ट एड्रेसिंग में हम मेमोरी मैप्ड एड्रेसिंग की बात करते हैं। यहाँ पर जो माइक्रो प्रोसेसर है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को सिंपल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तरह नहीं देखता। वो क्या मानता है कि वो एक प्रकार के मेमोरी रजिस्टर है, मतलब जहां पर उसके मेमोरी रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, अगर उस किसी एड्रेस पे हम रजिस्टर को हटाकर कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्ट कर दें तो जो एड्रेस मेमोरी को एड्रेस करने के लिए यूज आ रहा था वही उसी एड्रेस द्वारा अब वो किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस को भी एड्रेस कर सकता है। तो अब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का एड्रेस 8 बिट का नहीं रह के कितने बिट का हो जाएगा, 16 बिट का। तो इससे क्या होता है, रेंज बढ़ जाती है और हमें कितने इनपुट आउटपुट पोर्ट्स मिल जाते हैं, 65,536 2 की पावर 16। तो पहले क्योंकि 2 की पावर 8 256 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स ही वो देख सकता है, एड्रेस कर सकता है, लेकिन अब वो ज्यादा एक्सेस कर सकता है। तो यदि कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जहां पे हमें ज्यादा इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की जरूरत है तो उस वक्त हम इनडायरेक्ट आईओ पोर्ट एड्रेसिंग यूज कर सकते हैं। Here we use indirect addressing mode, that is the IO address is specified by DX register. तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के लिए जब हम इनपुट आउटपुट एड्रेस देते हैं तो वो किस में देते हैं, हम DX रजिस्टर द्वारा। इसीलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, इनडायरेक्ट, क्योंकि इसमें डायरेक्ट एड्रेस नहीं दिया गया इंस्ट्रक्शन में। एड्रेस किसके थ्रू दिया जा रहा है, DX रजिस्टर के द्वारा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वेरिएबल पोर्ट एड्रेसिंग, इसे वेरिएबल पोर्ट एड्रेसिंग भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मूव DX, 2080, जो पोर्ट एड्रेस है 16 बिट का वो हमने किस में कॉपी कर दिया, DX में। नाउ वी कैन इन और आउट।
इन AL, DX हम अगर यूज करते हैं इन AL, DX, तो DX में जो एड्रेस है, DX में कौन सा एड्रेस है 2080, इस पोर्ट पे जो भी डिवाइस कनेक्टेड है इनपुट डिवाइस, वहां से डेटा किस में कॉपी कर दिया जाएगा AL में। इसी प्रकार आउट DX, AL, तो जो भी आउटपुट डिवाइस इस पोर्ट पर कनेक्टेड है 2080 पे, वहां पर AL का डेटा भेज दिया जाएगा, राइट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में हम डायरेक्ट एड्रेस नहीं देते, एड्रेस किस में लिखा हुआ होता है, एक रजिस्टर में। नेक्स्ट है रिलेटिव एड्रेसिंग। In this addressing mode, the effective address of a program instruction is specified relative to the instruction pointer by an 8-bit signed displacement. अभी तक जितने भी हमने एड्रेसिंग मोड्स पढ़े, वो सब एड्रेसिंग मोड्स किसके लिए थे, ऑपरेंड के लिए, जिस डेटा पर कार्य करना है उस डेटा के लिए। रिलेटिव एड्रेसिंग किसके लिए यूज होता है, इंस्ट्रक्शन के लिए। इंस्ट्रक्शन को किसके द्वारा पॉइंट किया जाता है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के द्वारा, ये हम पहले देख चुके हैं। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर एक 16 बिट का रजिस्टर होता है, जिसमें म्यूपी को जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना होता है उसका एड्रेस लिखा हुआ होता है, उसका इफेक्टिव एड्रेस या ऑफसेट एड्रेस इस इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में लिखा हुआ होता है। तो रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, उस इंस्ट्रक्शन का इफेक्टिव एड्रेस हम आईपी साथ ही में एक 8-बिट साइन डिस्प्लेसमेंट द्वारा दर्शाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एड्रेसिंग। किस तरह से करते हैं देखते हैं। एग्जाम्पल JZ0A, JZ क्या होता है, जंप ऑन 0, यदि 0 फ्लैग 1 है तो जंप करना है, अदरवाइज नहीं करना। कहाँ करना है, 0A। अब 0A क्या है, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हमने केवल डिस्प्लेसमेंट स्पेसिफाई किया है 8 बिट का। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इसे पहले हम 16 बिट के लिए साइन एक्सटेंड करेंगे। 0A साइन यहाँ पे क्योंकि 0 है, तो आगे के बिट्स में क्या भरा जाएगा, 0, तो 16 बिट में क्या हो जाएगा, ये 000A। इफ 0 फ्लैग इज इक्वल्स टू 1, देन अब इसकी कंडीशन क्या है, जंप ऑन 0, तो अगर 0 फ्लैग 1 है तो इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज करेंगे हम, आईपी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर प्लस जो भी डिस्प्लेसमेंट हमने 16 बिट में कन्वर्ट किया है 000A, उन दोनों को ऐड करके हमें मिलेगा इफेक्टिव एड्रेस। बेस एड्रेस कहां से कैलकुलेट होगा, कोड सेगमेंट से। क्यों, क्योंकि अब हम किसकी बात कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन की। इंस्ट्रक्शंस कहां लिखे रहते हैं, कोड सेगमेंट में। तो बेस एड्रेस कैलकुलेट होगा कोड सेगमेंट इनटू 10, ताकि जो भी सेगमेंट रजिस्टर में 16 बिट की वैल्यू लिखी हुई है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, 20 बिट में। नाउ मेमोरी एड्रेस इज बेस एड्रेस प्लस इफेक्टिव एड्रेस, दोनों को ऐड करेंगे तो एक्चुअल एड्रेस हमें मिल जाएगा, जिसे हम फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। If ZF equal to 1, यदि 0 फ्लैग की वैल्यू 1 है, then the program control jumps to new address calculated above. यदि 0 फ्लैग की वैल्यू 1 है, तभी प्रोग्राम कहां पर जंप करेगा, इस एड्रेस पे जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है। यदि 0 फ्लैग की वैल्यू 0 है तो वो जंप नहीं करेगा और इस इंस्ट्रक्शन के आगे जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है वो उसे एग्जीक्यूट करेगा। लास्ट है implied addressing. Instructions using this mode have no operands. इस तरह के जो instructions होते हैं implied addressing वाले, उनमें अलग से कोई operand नहीं होता। The instruction itself will specify the data to be operated by the instruction. Instruction में ही वो data कहीं ना कहीं छुपा हुआ होता है, instruction द्वारा ही बताया जाता है कि उसे किस डेटा पर ऑपरेट करना है। फॉर एग्जाम्पल CLC, CLC का फुल फॉर्म होता है क्लियर कैरी। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है, इसमें अलग से हमने कोई ऑपरेंड नहीं बताया, इंस्ट्रक्शन के द्वारा ही ये क्लियर है कि उसे किसको क्लियर करना है, कैरी को। दिस क्लियर्स अ कैरी फ्लैग टू 0, तो ये कैरी फ्लैग को क्लियर करने के काम में आता है। तो इस प्रकार के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो हम किस में पढ़ते हैं, इम्प्लाइड एड्रेसिंग में। यहाँ पे अलग से ऑपरेंड नहीं देना पड़ता, ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन में ही छुपा हुआ होता है, अपने आप इंस्ट्रक्शन देख के ही क्लियर हो जाता है कि किस डेटा पर कार्य करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।